नमस्कार। आज हम उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल बाद भी आज के रणनीतिकारों को प्रेरित करती है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का भारत सोचिए। ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि आपस में लड़ते हुए कई छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों का एक कलेक्शन था। मतलब हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल और टकराव का माहौल था। तो सवाल ये उठता है कि इस बिखराव के बीच भारत का पहला इतना बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य आखिर बना तो बना कैसे? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे वो कौन सी सोच थी? इसका जवाब छिपा है दो नामों में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से बेहतर जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक साम्राज्य का सपना नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। और वो ब्लूप्रिंट था अर्थशास्त्र। देखिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं थी, बल्कि ये एक साम्राज्य को बनाने, चलाने और उसे बचाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिकल गाइड थी। इसमें शासन की कला से लेकर युद्ध की रणनीति तक हर चीज को बहुत डिटेल में बताया गया था। और सबसे कमाल की बात क्या है, हजारों साल बाद भी अर्थशास्त्र सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इसकी सीख आज भी लीडर्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स को रास्ता दिखाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कौटिल्य की रणनीति सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी, वो तो उससे बहुत पहले, मतलब फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर ही शुरू हो जाती थी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं षड्गुण्य नीति। ये कोई सीधी सादी दोस्ती या दुश्मनी वाली पॉलिसी नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऑप्शंस थे। मतलब एक राजा को कब शांति करनी चाहिए और कब युद्ध, ये सब हालात पर डिपेंड करता था। इसमें 6 रणनीतिक विकल्प थे। संधि यानी पीस ट्रीटी कर लो, विग्रह यानी युद्ध छेड़ दो, आसन मतलब न्यूट्रल रहो, कुछ मत करो, यान यानी हमले की तैयारी शुरू कर दो, संश्रय मतलब किसी ताकतवर राजा की शरण ले लो, और द्वैधी भाव यानी एक ही समय में एक राजा से शांति रखो और दूसरे से युद्ध करो। कितनी फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी थी, सोचिए। अच्छा, तो अब फॉरेन पॉलिसी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधे युद्ध की कला पर। अर्थशास्त्र में युद्ध के सिद्धांतों को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। कौटिल्य युद्ध को 4 तरह से देखते हैं। पहला है मंत्र युद्ध, जो डिप्लोमेसी के जरिए लड़ा जाता है। दूसरा है प्रकाश युद्ध, मतलब खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई। तीसरा है कूट युद्ध, जिसमें धोखे और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। और चौथा है गूढ़ युद्ध, जो गुपचुप तरीके से साजिश करके लड़ा जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी डीप थी। कौटिल्य का हिसाब बिल्कुल साफ था। जब आपकी सेना मजबूत हो, इलाका आपके पक्ष में हो, तो प्रकाश युद्ध लड़ो, मतलब एक ऑनरेबल ओपन बैटल। लेकिन अगर सेना कमजोर है या दुश्मन लापरवाह है, तो कूट युद्ध का इस्तेमाल करो। घात लगाकर हमला करो, अफवाहें फैलाओ या दुश्मन के खेमे में ही फूट डाल दो। असल मकसद था जीतना। तो ये तो हुई थियोरी की बात। अब देखते हैं कि असल में मौर्य सेना दिखती कैसी थी। ये उस जमाने की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक थी, और इसका ऑर्गेनाइजेशन कमाल का था। सेना का एक बिल्कुल क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। सबसे ऊपर सेनापति, उसके नीचे मुख्य कमांडर और फिर सेना की चारों विंग्स के डिविजनल कमांडर्स। हर किसी का रोल और जिम्मेदारी तय थी, जिससे सेना एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती थी। इस सेना के 4 मेन हिस्से थे, जिन्हें चतुरंगिणी सेना भी कहते थे। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हाथी, जो चलते फिरते किले जैसे थे। रथ, जो स्पीड और पावर का सिंबल थे। घुड़सवार सेना, जो तेजी से हमला करने में माहिर थी। और पैदल सैनिकों की विशाल सेना, जो किसी भी लड़ाई की रीढ़ की हड्डी होती थी। जब सेना कहीं रुकती थी, तो उनका बेस कैंप किसी किले बंद शहर से कम नहीं होता था। बिल्कुल सेंटर में राजा का कैंप, और उसके चारों ओर सैनिकों, अधिकारियों और सुरक्षा के कई घेरे। हर चीज की अपनी जगह तय थी, और सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम थे। जब सेना एक जगह से दूसरी जगह चलती थी, तो उनका चलना भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता था। अगर सामने से हमले का डर हो, तो वो मकर यानी मगरमच्छ के आकार का फॉर्मेशन बनाते। अगर साइड से हमले का डर हो, तो वज्र फॉर्मेशन बनाया जाता। मतलब हर खतरे के लिए एक अलग तैयारी थी। अब जरा बैटलफील्ड के अंदर की छोटी छोटी यूनिट्स को देखिए। हर एक घुड़सवार सैनिक की सुरक्षा के लिए 6 पैदल सैनिक होते थे।
और हर रथ या हाथी के चारों ओर 5 घुड़सवारों का एक घेरा होता था। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जहां सेना के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ते थे। और बड़े स्केल पर देखें तो सेना को अलग-अलग फॉर्मेशंस में ऑर्गेनाइज किया जाता था। एक होता था संतुलित व्यू, जिसमें सभी टुकड़ियां बराबर होती थी, और दूसरी तरफ था असंतुलित व्यू, जिसमें सेना के किसी एक हिस्से जैसे कि फ्लैंक्स या सेंटर को ज्यादा मजबूत बनाया जाता था ताकि दुश्मन पर एक खास पॉइंट पर जबरदस्त हमला किया जा सके। कौटिल्य की ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और मौर्य सेना का ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं है। इसकी एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रभावित करती है। इसी सिस्टम ने एक महान राजवंश को जन्म दिया जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की और जिसे बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। ये साम्राज्य लगभग 137 साल तक फलता फूलता रहा, जो इसकी मजबूत नींव का सबूत है। और इस साम्राज्य की कहानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी जमीन के नीचे से हमारे सामने आ रही है। पटना के पास कुम्हारार में, जहां प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, आर्कियोलॉजिस्ट को लगातार मौर्य काल के सबूत मिल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय वहां एक बहुत बड़े असेंबली हॉल की खुदाई कर रहा है। माना जाता है कि इस हॉल में 80 पत्थर के खंभे थे। सोचिए, उस जमाने की आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का ये कितना बड़ा सबूत है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सत्ता, शासन और रणनीति के प्राचीन सिद्धांत, जो एक महान साम्राज्य की नींव बने, आज की इस कॉम्प्लिकेटेड और बदलती दुनिया में भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।